नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 30 अगस्त 2021, शाम के 8:18 हो रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। रोज की तरह हम आ गए हैं coinmarketcap.com पे। चेक करते हैं मार्केट का क्या हाल है। टोटल क्रिप्टो करेंसी से 11,491, तो अभी और 9 ऐड हो जाएंगी तो 11,500 हो जाएंगी, शायद से कल तक भी हो सकती है। एक्सचेंजेस है 398, तो एक एक्सचेंज कोई तो डीलिस्ट हुआ है, कौन सा वो चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप जाके coinmarketcap.com पे। मार्केट कैप टोटल है, मतलब सारी क्रिप्टो करेंसीज का मिला के वैल्यू है अभी करंट के प्राइस के हिसाब से $2 ट्रिलियन। ओके, 24 घंटों का ट्रेडिंग वॉल्यूम है $94 बिलियन। डोमिनेंस की देखी जाएगी तो बिटकॉइन का डोमिनेंस है 43.6% और इथेरियम का है 18.1%। टोटल मार्केट कैप चेक करोगे आप तो $2 ट्रिलियन पे है, $2.06 ट्रिलियन, और 1.15% से मार्केट थोड़ा नीचे आया है कल के हिसाब से। अभी हम लोग एक काम करते हैं, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के क्या हाल है वो चेक करते हैं। पहले नंबर पे बिटकॉइन $47,860 पे है, 1.31% से कम हुआ है 24 घंटों में और 4.14% से कम हुआ है 7 दिनों में। दूसरे नंबर पे है इथेरियम, $3175 अभी कीमत है उसकी, 0.5% से कम हुआ है 24 घंटों में और 4.5% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। कार्डेनो मतलब एडीए तीसरे पायदान पर $2.80 अभी कीमत चल रही है, 2.5% कम हुआ है 24 घंटों में और उसी के आसपास कम हुआ है, रादर 2.81% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। बाइनेंस कॉइन मतलब बीएनबी चौथे नंबर पे है, $468 कीमत है अभी, 3.30% से कम हुआ है 24 घंटों में और ऑलमोस्ट 5.5% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। पांचवें नंबर पे स्टेबल कॉइन टेदर है, $1 पे है। छठवें नंबर पे रिपल मतलब XRP है, $1.12 पे, 1.41% से कम हुआ है 24 घंटों में और ऑलमोस्ट 10.5% से कम हुआ है 7 दिनों में। डोज कॉइन 7वें नंबर पे है, 27 सेंट पे मिलेगा, $0.2736, 1.88% से कम हुआ है 24 घंटों में और 13.67% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। तो डोज कॉइन काफी नीचे आ गया है, लेकिन सोलाना मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। $102 पे मिलेगा अभी फिलहाल 8वें नंबर पे, 11.5% ऑलमोस्ट बढ़ गया है 24 घंटों में और 42% से भी ज्यादा बढ़ गया है 7 दिनों के हिसाब से। 9वें नंबर पे और एक स्टेबल कॉइन है USDC जो सर्कल कंपनी का है, $1 पे है। पोल्का डॉट 10वें नंबर पे $24.72 पे है, 3.95% से कम हुआ है 24 घंटों में और 10.63% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। अभी हमारे टॉप 10 चेक करके हो गए हैं, हम लोग बढ़ सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक कर सकते हैं। तो पहली खबर अभी फिलहाल आ रही है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड लॉन्चेस ब्लॉकचेन ट्रेड प्लेटफॉर्म विद चाइनीज फिनटेक। तो चाइना की एक फिनटेक कंपनी है, उनके साथ में पार्टनरशिप कर रही है इंग्लैंड की इंटरनेशनल बैंक एक है जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड, हमें नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। तो वो अपनी ट्रेडिंग के लिए एक ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन वो ये जो कंपनी बनेगी इन दोनों की मिलके या फिर जो प्लेटफॉर्म होगा उसका मेन ऑपरेशंस चलेंगे सिंगापुर से, क्योंकि सिंगापुर में जो क्लैरिटी है क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एसेट्स के बारे में, रेगुलेटरी क्लैरिटी है, वो बहुत कम जगह पे मिलती है, तो इसीलिए वहां से काम कर रहे हैं। चाइना में तो प्रॉब्लम्स है, इसके लिए वहां से नहीं कर रहे हैं लोग। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी दिया हुआ है चीजें इस न्यूज में, उसमें सिर्फ एक चीज मिसिंग है कि वो कौन सी ब्लॉकचेन यूज करें। क्या वो नई ब्लॉकचेन बनाने वाले हैं या फिर वो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन जैसे इथेरियम है या फिर किसी और दूसरे ब्लॉकचेन पे बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो डिटेल्स उन्होंने शेयर नहीं की हैं। देखते हैं आगे जाके क्या डिटेल्स उभर के आती हैं। हम लोग फिलहाल अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। Is it the right time for $50,000 BTC? 5 things to watch in Bitcoin this week. तो ये आई थिंक ये हर मंडे या फिर हर मंडे को इनकी तरफ से ये इस टाइप का एक आर्टिकल आता है, 5 चीजें डिस्कस करते हैं वो। उनमें से पहला है डॉलर कम डाउन एज स्टॉक्स सेट फॉर इवन हायर हाइज। तो स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स ट्रेडिंग चलती है, तो स्टॉक मार्केट्स और ऊपर जा सकते हैं ऐसा उनको लग रहा है, क्योंकि फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है उनकी तरफ से अच्छी न्यूज आई है, अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्होंने, तो लोग और शेयर्स खरीदेंगे, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो डॉलर का स्ट्रेंथ कम होगा। तो वो एक मुद्दा है। तो अगर स्टॉक मार्केट, अगर डॉलर का वैल्यू कम हो रहा है तो बिटकॉइन का और क्रिप्टो करेंसीज का जरूर बढ़ेगा। रेजिस्टेंस कीप्स बिटकॉइन बुल्स इन चेक। तो $50,000 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो बिटकॉइन अब तक अच्छे से पार नहीं कर पाया है
और हर बार 50,500 या फिर 49,700, 800, तो $50,000 के आसपास जाके हर बार नीचे आया है। ऐसा 3 बार हो चुका है। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो और एक मुद्दा है कि हैश रेट जो है, मतलब माइनिंग की जो टोटल कैपेसिटी है बिटकॉइन नेटवर्क की, उसे हैश रेट कहा जाता है, वो फिर से अप्रैल लेवल्स तक पहुंच चुका है। ये देखिए, अप्रैल में ये लेवल्स थे, ये फिर से वहां तक पहुंच चुका है। हैश रेट 129.7 एक्सा हैशेस पर सेकेंड। ओके, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हम वापस जा रहे हैं मई महीने में, ये आसपास टॉप के आसपास था, जून, हाँ राइट, मई महीने में। तो ये फिर से ऊपर जा रहा है। मतलब क्या कि लोग और माइनर्स लगा रहे हैं और ट्रस्ट और बढ़ रहा है। लोगों ने, जिन्होंने भी माइनर्स ऑफ रखे थे, वो भी कहीं पे दूसरे जगह पे जाके शिफ्ट करके माइनिंग ऑन कर रहे हैं। ओवरऑल पॉजिटिविटी है मार्केट में। साइजिंग अप द चांसेस ऑफ $50,000, तो इनका आगे कहना है कि क्या हो सकता है आगे जाके, इतना उन्होंने मुद्दा वहां पे पेश किया है। अगर सबको लग रहा है कि आगे जाने वाला है मार्केट, तो क्रैश हो सकता है। लेकिन दूसरा मुद्दा ये है कि अगर सबको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो उसके हिसाब से लोग ऑलरेडी परचेज कर लेते हैं और फिर ये ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ते हैं और धीरे धीरे डिमांड बढ़ती है, लेकिन सप्लाई कम रहता है, तो अचानक मार्केट पॉजिटिविटी में आ जाता है और मूवमेंट स्ट्रांग होते हैं। वेयर इज द डिमांड? तो ये सब जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम का चार्ट है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे है, इतना कम ट्रेडिंग वॉल्यूम है। थोड़ा भी अगर बढ़ेगा तो बिटकॉइन काफी तेजी से ऊपर जा सकता है। ये पहले का है, अप्रैल और मई महीने का इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम था अप्रैल महीने का, देखिए आप। तो थोड़ा बहुत भी अगर बढ़ेगा, इस दिशा में जाएगा, तो पक्का मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी बहुत शांति जो है मार्केट में, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है तो बहुत शांति है। और हमेशा हम लोग कहावत है कि ये शांति के बाद में कुछ ना कुछ बड़ा सैलाब आ जाएगा। तो वो पॉजिटिविटी में जाएगा या नेगेटिविटी में, वो देखते हैं। हिस्ट्री अभी बन रही है हमारे सामने, ध्यान देंगे और आगे देखते हैं क्या होता है। रशियन मैन गेट्स 3-year सेंटेंस फॉर स्टीलिंग अ फ्रेंड्स माइनिंग रिग। तो ये बुरी खबर है। एक बंदे ने अपने दोस्त के ही घर में जाके उसका माइनिंग सेटअप जो था वो चुरा लिया, लेकिन बाद में अपना टेक्निकल नॉलेज नहीं होने की वजह से वो माइनिंग नहीं कर पाया, तो उसको वापस देना पड़ा और वो अरेस्ट भी हो गया और 3 साल की उसे जेल भी गई। रशिया की खबर है। बायलेक्सी एक्सचेंज सस्पेंड्स वेबसाइट आफ्टर ERC-20 हॉट वॉलेट अटैक। अब हॉट वॉलेट जो होता है वो एक्सचेंज से कनेक्टेड होता है, या फिर उसकी ऑथोराइजेशन कीज वगैरह जो होती है वो एक्सचेंज के थ्रू ऑपरेशंस में होती है, क्योंकि लोग वहां से विड्रॉल्स कर रहे होते हैं। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट सारे एक्सचेंजेस अपने हॉट वॉलेट में रखते हैं और बड़ी अमाउंट जो होती है वो निकाल के कोल्ड वॉलेट में रखने की नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो इनका प्रॉब्लम क्या हो गया कि इनका ये हॉट वॉलेट हैक हो गया और वहां से अराउंड $1,70,000 का पहले ट्रांजैक्शन हुआ, फिर $1,59,000 का ट्रांजैक्शन हुआ, और कुछ लोगों की सुने तो करीब करीब $450 मिलियन का चूना लग चुका है इन्वेस्टर्स को, ये समझ सकते हैं। और एक्सचेंज ने अपना वेबसाइट डाउन कर दिया है, तो वो किस लिए किया है? एक उन्होंने खुद को बचाने के लिए किया है, या फिर और ज्यादा डैमेज ना हो इसलिए किया है? ये दोनों में से क्या है वो समझने में और थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक के लिए हम लोग अगली खबरें पढ़ते हैं। फ्रॉदी NFT मार्केट रिमेन्स हेल्दी एज डेवलपर्स होल्ड ETH और री इन्वेस्ट। तो क्या हो रहा है कि NFTs, मुझे याद है 3.5-4 साल पहले NFTs का ERC-721 और दो एटलीस्ट 2 प्रपोजल्स और थे। तो उनमें से कुछ डेवलपर्स से हमारी मुलाकात हुई थी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे NFTs कैसे काम करेंगे वगैरह, यूनिकनेस क्या है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था उस टाइम पे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस दिशा में मैं नहीं गया डेवलपमेंट के हिसाब से, लेकिन वो आइडियाज दिमाग में थे। ओके, तो अभी इसे आगे जाके मेरा कुछ प्रोजेक्ट्स NFT में आने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन ये डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। ये डिस्कशन का मुद्दा असली ये है कि लोगों ने 2017-18 से NFTs में काम किया है और वो पैशन की वजह से किया है। ओके, उस टाइम पे उनको पैसे नहीं मिल रहे थे या फिर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं था, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बिल्कुल नहीं था उसमें। अगर आप क्रिप्टो पंक्स देखेंगे तो काफी पुराना सीरीज है, राइट, और भी बहुत सारे हैं। तो इन शॉर्ट क्या है कि समझो मैंने क्रिप्टो पंक्स बनाया था या फिर कोई भी चीज एक मैंने बनाई थी, तो वो अभी अच्छे दाम पे बेची जा रही है और उसमें क्या है कि मैं अपना रॉयल्टी डाल सकता हूँ। तो समझो पहली बार मैंने बहुत कम प्राइस में बेच दिया क्योंकि वहां पे डिमांड ही नहीं था, 2018 में ही बेच दिया शायद से, लेकिन मैंने रॉयल्टी क्लॉज रख दिया है 5% का। तो हर बार NFT जब एक ट्रांजैक्शन होगा, वो NFT A बंदा B को बेचेगा, B बंदा C को, C D को बेचेगा, उसका कुछ ना कुछ बढ़ेगा प्राइस यूजुअली। तो हर ट्रांजैक्शन में से 5% मेरे वॉलेट में है।
तो मैं हो गया डेवलपर, ओके, या फिर मैं ओरिजिनल ओनर हो गया, मुझे रॉयल्टी मिल रही है। तो इतने सारे इथेरियम मेरे पास इकट्ठा हो गए, फिर भी मैंने बेचे नहीं है, मैंने उसको फिएट में कन्वर्ट नहीं किया है, मैंने होल्ड करके रखा है। और मुझे और अंदाजा है कि शायद से और कुछ दूसरा एनएफटी भी बहुत महंगा हो सकता है आगे जाके, या फिर बढ़ सकता है, तो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके वजह से एनएफटी मार्केट अच्छा खासा हेल्दी है और ग्रोथ दे सकता है, ऐसा इनका कहना है। KuCoin रजिस्टर्स रिकॉर्ड 2 मिलियन न्यू यूजर्स इन सेकंड क्वार्टर। तो दूसरे क्वार्टर में, मतलब दूसरे साल के दूसरे सेक्शन में, जो 4 सेक्शन बनाने जाते हैं 3-3 महीने के, तो दूसरे सेक्शन में या फिर क्वार्टर में 20 लाख नए यूजर्स KuCoin एक्सचेंज में रजिस्टर किए हैं। और वो बता रहे हैं कि अफ्रीका में बहुत जबरदस्त डिमांड आ रही है। तो अफ्रीका में डिमांड क्यों आ रही है, आपको क्या लगता है? नाइजीरिया जैसी कंट्री जो है, वहां पे सेंट्रल बैंक बहुत सारे स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगा चुकी है, ओके। तो ये सारे स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स को कंट्रोल में से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, एंड दैट इज क्रिप्टो करेंसीज, राइट। भले ही वो वहां पे बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को, जैसे इंडिया में हो रहा था करीब करीब 2 साल तक, अप्रैल 2018 से मार्च 2020 तक, करीब करीब 2 साल हो गए, ओके, एक आध महीना कम। तो इंडिया में उस कार्यकाल में भी, या फिर उस समय भी पीयर टू पीयर काम तो चल ही रहा था, राइट। तो वैसे ही वहां पे पीयर टू पीयर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गया है, मे बी KuCoin वहां पे पीयर टू पीयर दे रहा होगा, तो इसके लिए उनके पास बहुत सारे यूजर नए आ गए। तो अगर आप देखेंगे, थोड़ा बहुत चेक करेंगे ऑनलाइन, तो मार्च 2020 में जब आरबीआई सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सॉरी, अप्रैल 2018 की जो ऑर्डर थी वो गलत है, उसको कैंसिल कर दिया, ओके। तो उसके बाद बैंक्स एक्सचेंजेस को सर्विसेज देना चालू हो गए, और उसके बाद कई नए ग्रोथ पैटर्न्स देखने को मिले, बहुत जबरदस्त रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, नए नए एक्सचेंजेस लॉन्च हुए हैं जो अभी ऑलरेडी बड़े बन गए हैं। तो वो आप देख सकते हो। तो वैसा ही एक ग्रोथ है। KuCoin कोई नया एक्सचेंज नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 महीने में 20 लाख नए यूजर जोड़े हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। DeFi प्रोटोकॉल क्रीम फाइनेंस हैक्ड फॉर द सेकेंड टाइम दिस ईयर। अभी एक ही प्लेटफॉर्म अगर 2-2 बार हैक हो रहा है, फिर भी लोग वहीं पे पैसे रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चीज बहुत जबरदस्त है, और लोग अपने इतना रिस्क लेने को तैयार है कि भले ही मेरा पैसा यहाँ पे डूब जाए, या फिर भले ही मेरा यहाँ पे पैसा लॉक हो जाए, फंड्स थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, फिर भी मुझे पता है कि ये सही चीज है, या फिर ये बहुत ग्रोथ देगी आगे जाके, ओके। तो ये DeFi प्रोटोकॉल्स का रेगुलर बेसिस पे हैक हो रहा है, तो इसका मतलब और क्या निकलता है कि डेवलपर्स अभी तक उतने मैच्योर नहीं हुए, या फिर टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ इज नॉट दैट मैच्योर, ओके। जो पहला डाव हुआ था, या फिर डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की पहली बार जब कोशिश हुई थी इथेरियम बेसिस पे, तो इतना बड़ा हैक हो गया था कि फाइनली इथेरियम को स्प्लिट करना पड़ा, राइट। मतलब वो ट्रांजैक्शन रोल बैक करने के लिए उन्होंने ऑर्डर्स दिए, मेन जो इथेरियम के फाउंडर्स और सब लोग थे, टीम थी, इंक्लूडिंग विटालिक ब्यूटेरिन, तो उन्होंने ऑर्डर दिए। तो एक ग्रुप या फिर एक कम्युनिटी ने क्या बोला कि अरे हमारा टैगलाइन है अनस्टॉपेबल कोड, इथेरियम का टैगलाइन है अनस्टॉपेबल कोड, तो हम अनस्टॉपेबल कोड कहते हैं दुनिया भर जाके, और आप हमें बता रहे हो कि पूरा ब्लॉकचेन में ये पूरा सब रोल बैक कर दें, 4 ब्लॉक 10 ब्लॉक जो भी हुए थे, ये तो 4 ब्लॉक या फिर 10 ब्लॉक नहीं हुए होंगे, 100-250 1-2 हज़ार ब्लॉक हो गए होंगे उतने टाइम में, क्योंकि इथेरियम के ब्लॉक्स बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो उसके वजह से जो एग्रीमेंट नहीं हो पाया, उसकी वजह से कुछ लोगों ने अपने रूल नहीं बदले, उन्होंने ब्लॉकचेन को रोल बैक नहीं किया, और दे स्टिक टू द ओरिजिनलिटी ऑफ द ब्लॉकचेन, उसे कहा जाता है इथेरियम क्लासिक। और अभी ये जो पूरा सारा सेकंड रैंक पे आके बैठा हुआ है ये इथेरियम, ये रोल बैक करने वाली टीम है, ये समझिए आप, ठीक है। तो ये जो है, ये इथेरियम रोल बैक करने वाले लोग हैं, उन्होंने लोगों के पैसे वापस देने के लिए ब्लॉकचेन को रोल बैक कर दिया। तो ये वो लोग हैं। और इथेरियम क्लासिक आप देखेंगे नीचे जाके, नीचे पड़ा हुआ होगा कहीं पे 20-25 नंबर पे, हाँ ये देखिए 20 नंबर पे ही है, $61 पे मिल रहा है सिर्फ, मार्केट कैप $8 बिलियन है। और इथेरियम का देखेंगे तो कितना होगा, 250 वगैरह होगा, नहीं, $372 बिलियन से। तो यहाँ पे ऐसा है क्रिप्टो करेंसी में, या फिर ऐसे भी दुनिया में भी ऐसा ही है कि अगर आप बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके अगर आप चल रहे हो, तो थोड़ा रिस्क उसमें है, ओके। और लोग थोड़ा रिस्क लेके, जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, वो आपके पास आएंगे, आपको पैसा भी देंगे, आपको आप में ट्रस्ट भी रखेंगे, और आपको डेवलपर्स भी लाके देंगे, आपको सब कुछ करेंगे,
ठीक है, बस आइडिया करेक्ट होना चाहिए और आइडिया में दम होना चाहिए, यहाँ पे अच्छा खासा काम होता है और बहुत हेल्पफुल कम्युनिटी है। अभी यहाँ पे हैक होने के बावजूद अब तक वहाँ से कितने लोगों ने विड्रॉल मारा है वो मुझे पता नहीं, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो एक्सचेंजेस हैक हो जाते हैं, फिर वो टोकन्स इशू करते हैं लोगों को कि भाई हम आपसे ये टोकन वापस खरीदेंगे, हमारी वजह से आपका लॉस हुआ है, हम ये टोकन्स इशू करते हैं, हम जैसे जैसे प्रॉफिट कमाएंगे आगे जाके आपसे ये टोकन हम वापस खरीदेंगे, तब आपको आपका जो कुछ भी बकाया होगा वो आपको वापस देके ही हम मरेंगे अगर मरना है। तो ये टाइप का भी लोग हैं यहाँ पे, ये टाइप के भी लोग हैं यहाँ पे, ये टाइप के लोग हैं भी जो खुद ही एक्सचेंज खुद ही का क्रैश करके भाग जाते हैं पैसे लेके। तो आपको ये जानना चाहिए कि क्रिप्टो में बुरी चीज है सिर्फ ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी है, अच्छा डेवलपमेंट भी है, वरना ऐसे हैक होने के बावजूद लोग उस प्रोटोकॉल में पैसे नहीं रखेंगे, राइट। तो ये 2 बार हैक हो चुका है, $25 मिलियन का हैक इस बार हुआ है, बुरी खबर है, लेकिन अभी डेवलपर्स को थोड़ा सीखना चाहिए और उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। ओके, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, डेवलपर्स धीरे धीरे मैच्योर हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाएगी और फिर इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगली खबर देखते हैं, माइनिंग फर्म द 9 टू लॉन्च एनएफटी प्लेटफॉर्म इन Q4। तो एनएफटीज की हवा कम होने को तैयार नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रोज कम से कम 2 से 3 एनएफटी की खबरें आती है, नई नई कंपनियां एनएफटीज में एंट्री कर रही है, नई कंपनियां एनएफटी खरीद रही हैं, कुछ बेच रही हैं, कुछ मैगजीन लॉन्च कर रही है, कुछ और हो रहा है, बास्केटबॉल में एनएफटी, बेसबॉल में एनएफटी, फुटबॉल में एनएफटी और अभी क्रिकेट में भी आने वाले हैं एनएफटी। तो एनएफटी तो हर जगह पे आएंगे, क्योंकि जहां जहां पे यूनिक प्रॉपर्टीज हैं या फिर यूनिक आर्ट फॉर्म है या फिर यूनिक कुछ भी है जो डिस्टिंक्ट आपको रखना है, जैसे समझ लीजिए कि सचिन तेंदुलकर का साइन किया हुआ एक बैट है या फिर शोएब अख्तर का साइन किया हुआ एक बॉल है, या फिर मुझे कहीं ये नहीं कहना है किसी बंदे का नाम ले रहा हूँ कि वैल्यू दिखाने के लिए, समझिए ग्लेन मैकग्राथ का नाम ले लेते हैं, चलो जाने, ग्लेन मैकग्राथ का साइन किया हुआ बॉल है, शेन वॉर्न के साइन किया हुआ बॉल है, या फिर अपने जवाहरलाल श्रीनाथ साहब है, कपिल देव है, तो उनके साइन किए हुए बॉल, बैट या फिर किसी अच्छे विकेट कीपर का साइन किया हुआ ग्लव्स है, तो इन चीजों की ओनरशिप भी अटैच हो सकती है एनएफटीज में। और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बहुत आ रहे हैं, और ये जो है माइनिंग फर्म है चाइना की, अभी रिसेंटली इन्होंने रशियन कंपनी से भी टाइप किया था अभी 15-20 दिन पहले, बाद में कजाकिस्तान में भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि चाइना में तो माइनिंग की बैंड बजा दी है, राइट। तो इन्हें कुछ ना कुछ अभी इनोवेटिव करके आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इनका जो कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम है वो अचानक से बंद हो जाएगा, तो क्या करेंगे, ऑलरेडी बंद हो चुका होगा, ठीक है, माइनिंग की वजह से। तो ये नई जगह पे अभी जाके माइनिंग करेंगे। अच्छी न्यूज है, एनएफटी प्लेटफॉर्म खुद का लॉन्च कर रहे हैं, उसको नाम दिया है एनएफटी स्टार, यहाँ पे नाम है, ठीक है, आप और डिटेल में देख लीजिए अगर देखना होगा तो, ये कॉइन डेस्क पे अवेलेबल है। चाइना टू बिल्ड ग्लोबल क्लियरिंग नेटवर्क फॉर मोबाइल पेमेंट्स यूजिंग डिजिटल युआन। तो ये तो सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर एक सेंट्रल बैंक अपनी अपनी सीबीडीसी लेके आ रही है, राइट, और अपना अपना डिजिटल वॉलेट भी लाएंगे वो लोग, ठीक है। देखिए इसके नेक्स्ट ही खबर है कि नाइजीरियन सेंट्रल बैंक रिवील्स सीबीडीसी गाइडलाइंस, अनाउंसेस प्लान टू लॉन्च ई नायरा वॉलेट, ठीक है, ये ई युआन है समझ लीजिए, और ये ई नायरा है, अपना ई रूपी भी आएगा, ठीक है। ऐसे करते करते सबके आएंगे, और इनका फायदा क्या होगा, ये ई नायरा का वगैरह, कि आप जब डील करेंगे तो आप किसी नॉर्मल रिटेल बैंक या फिर नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से डायरेक्टली नॉर्मल बैंक से डील नहीं करेंगे, आप जो मेन सबके ऊपर बैठी हुई बैंक होती है उस देश की सेंट्रल बैंक, उसके थ्रू डायरेक्टली डीलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत रिस्की गेम भी है एक एंगल से, और दूसरे एंगल से भयंकर भी है, क्योंकि अभी आपके वॉलेट पे डायरेक्टली कंट्रोल आएगा एक सेंट्रल बैंक। भले ही उसके कुछ फायदे भी हैं, फिर भी सेंट्रलाइज कंट्रोल हर चीज पे अच्छा नहीं होता, और पैसे पे तो बहुत कठिन है, आगे जाके क्या होगा वो देखा जाएगा। आपको सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम की थोड़ी सी पढ़ाई करनी चाहिए, मैं हर बार बोलता हूँ, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या है, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम क्या है, ये आप पढ़िए, पक्का पढ़िए। डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है, उसका साइज क्या है, ये सब पढ़िए, या फिर मैं एक एक एपिसोड बना दूंगा इसके ऊपर, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है। कल का एपिसोड देख लीजिए आप, अफगानिस्तान में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसके पहले वेनेजुएला में क्या हुआ था, ईरान में क्या हुआ था, ये सब आप अगर देखोगे, जहां जहां पे अटैक्स हुए हैं रेगुलर बेसिस पे, वहां पे सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का ही कुछ ना कुछ कंट्रोल लेने के लिए या फिर इस दिशा में एक्शन लेने के लिए ही वो सारी मूवमेंट्स हुई थी। अभी भी अफगानिस्तान में जो हुआ है, तो यूएस गवर्नमेंट ने और फेडरल रिजर्व ने और उनके अलाइड फोर्सेस ने मिलके वहां की सेंट्रल बैंक के एसेट्स फ्रीज किए,
ठीक है, तो उसका कहाँ से आप कैसे संबंध जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए और फिर बात करेंगे। ईसीबी वाइस प्रेसिडेंट स्टेट्स क्रिप्टो शुड बी रेगुलेटेड लाइक अदर एसेट्स। अब ईसीबी क्या है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो उसके वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है वो कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को भी बाकी एसेट्स जैसे रेगुलेट करना चाहिए। ओके, ठीक है साहब, मानते हैं, करिए रेगुलेट, किसने ना बोला है ना। अब रेगुलेट करने के लिए आपको जो स्टेप्स लेने हैं आप लीजिए, हमने कब मना किया? इंडिया में भी अगर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना है तो करने दीजिए। अब सिर्फ सवाल इतना आता है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम को आप एक एक्सटर्नल एंटिटी कैसे रेगुलेट करेंगे, राइट? अगर आपको समझिए कि बिटकॉइन में एक नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड आ रहा है, ठीक है, अभी भी आने वाला है, तो उस सॉफ्टवेयर अपग्रेड को अगर आपको नहीं इंस्टॉल होने देना है, ठीक है, समझिए 15,000 नोड है पूरी दुनिया में, और अगर 15,000 नोड्स ने सबने वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा? अपग्रेड हो जाएगा बिटकॉइन। और अगर इनका कहना है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और सारी सेंट्रल बैंक और सारी गवर्नमेंट्स का कहना है कि नहीं नहीं, ये टैप रूट अपडेट नहीं लेना है, टैप रूट नाम है अपडेट का, नहीं होने देना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को बाहर से कैसे कंट्रोल करेंगे, राइट? तो इनको फाइनली क्या करना पड़ेगा? इनको खुद को बिटकॉइन नोड रन करने पड़ेंगे। अब मैं इनको आइडिया दे रहा हूं, समझ लीजिए। तो इनको भी बिटकॉइन नोड रन करने पड़ेंगे और सारे वो काम करने पड़ेंगे जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में एक नॉर्मल बंदा करता है, जो क्रिप्टो करेंसीज को, ब्लॉकचेन को और पब्लिक ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। वो काम इनको करने पड़ेंगे, उनको भी नोड रन करना पड़ेगा, इनको भी माइनिंग करना पड़ेगा, और हर एक माइनिंग के टाइम पे हर एक ब्लॉक के अंदर सिग्नल डालना पड़ेगा, वी डोंट सपोर्ट दिस न्यू अपग्रेड कॉल्ड एज टैप रूट। लेकिन टैप रूट तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो जो भी नोड टैप रूट अपडेट नहीं करेगा उसकी डेडलाइन तक, जो कि अक्टूबर में आने वाली है, वो नोड किक आउट हो जाएगा बिटकॉइन ब्लॉकचेन से, वो अलग बिटकॉइन बन जाएगा, मतलब फोर्क हो जाएगा। तो मे भी ऐसा होगा, बिटकॉइन ईसीबी, एक बिटकॉइन फेडरल रिजर्व, एक बिटकॉइन आरबीआई, एक बिटकॉइन ये, तो ऐसे धीरे धीरे फोर्क भी हो सकते हैं अगर ऐसे ही आगे जाके बढ़ता है तो। इसको जोक की तरह लीजिएगा, इसको एक एजुकेशनल पर्पस की तरह लीजिएगा, और इसका पढ़ाई करके थोड़ा सा रिसर्च कीजिए ताकि आपको आगे जाके कुछ ना कुछ फायदा होगा, क्योंकि इस दिशा में तो पूरी दुनिया बढ़ ही रही है, सेंट्रल बैंक्स भी बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, और कंपनीज तो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। तो हम क्यों पीछे रहे? हम तो पढ़ाई करके ही छोड़ेंगे इस चीज की, ठीक है। ट्रैवल रूल इंप्लीमेंटेशन स्टिल फार ऑफ ड्यू टू टेक लिमिटेशंस, ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर रिपोर्ट्स। अब ये जो साहब है ये मुझे बहुत पसंद है, इनको सैल्यूट के इन्होंने सच्चाई मान ली है, ठीक है। अब इनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसीज को वही सारे लॉ पार करने पड़ेंगे कि जो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोडक्ट्स या फिर डेरिवेटिव्स या फिर फ्यूचर्स ऑप्शंस या फिर जो कुछ भी है कमोडिटीज है वो पार करती है। अभी कोई अगर आप शेयर ले रहे हो तो उस शेयर की कंपनी होगी, वो कंपनी का कोई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उसका कोई मैनेजमेंट टीम होगा, वहां पे कोई सीईओ होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आपको समझो वो रूल यहाँ पे डालने हैं, तो यहाँ पे ना बिटकॉइन का कोई सीईओ है, ना कोई मैनेजमेंट टीम है, कोई नहीं है। दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ठीक है। तो इसको कैसे आप रेगुलेट करोगे? रूल कैसे फोर्स करोगे इसके ऊपर? नहीं हो सकता ना। और ये मान रहे हैं सर, ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर जो है वहाँ के कम्युनिकेशंस में जो आते हैं, तो उन्होंने अच्छे से मान लिया है कि ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती कि हम ट्रैवल इम्प्लीमेंटेशन रूल जो आईएमएफ मांग रहा है कब से, आईएमएफ ने कहा है कि ट्रैवल रूल इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, ये शुरुआत हुई लंदन यूके से, तो अभी ये ऑस्ट्रेलिया वाले रेगुलेटर कह रहे हैं, अच्छे से मान रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती कि हम लोग ट्रैवल रूल इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्स कर पाए, और ये सच्चाई है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम में से कहाँ से निकालोगे केवाईसी, और किसको पूछोगे कि भाई ये ट्रांजैक्शन किसका था, ये एड्रेस किसका है, राइट। अगर आपको इतना डीप में जाना है तो आपको हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्चा करके फिर इतनी बड़ी आईटी टीम बिठानी पड़ेगी, वो भी नॉर्मल लेवल के इंजीनियर नहीं चलेंगे, प्रॉपर एक्सपर्ट्स लगेंगे जो हर एक चीज का पढ़ाई करके फिर आईपी एड्रेस का शादी लगा पाए किसी क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट एड्रेस के साथ, और फिर समझ सकें कि भाई ये खरीद रहा है कि बेच रहा है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ये मान रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। सैल्यूट टू दिस गाय। सच्चाई में सचमुच दम होता है, और ऐसे सच बोलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, एटलीस्ट पॉलिटिक्स में। IMF, Bitcoin is privately issued crypto with substantial risks. Inadvisable as a legal tender. अब हो क्या रहा है, IMF और वर्ल्ड बैंक काफी दिनों से ये रोना गा रहे हैं। जैसे ही एल साल्वाडोर ने
बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया, विद इन 2 डेज इन सब की दोनों की बड़बड़ शुरू हो गई। अब मजाक ये है कि सैकड़ों करोड़ लोगों के ऊपर बैठी होती है एक सेंट्रल बैंक, उनके ऊपर ये दोनों जाके बैठे हुए हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो ये इतना बड़ा, इतना जबरदस्त कंट्रोल जो बना के रखा है इतने सालों से, इतने डिकेड्स से, वो इजीली नहीं जाने देंगे, राइट। और वो नहीं जाना चाहिए, इसलिए रेगुलर बेसिस पे बुरा भला कहा जाएगा क्रिप्टो करेंसीज को। आपको कितना सुनना है, किसकी सुननी है, वो आप डिसाइड कीजिए। मैंने तो आपको कभी बोला भी नहीं कि ये खरीदिए या फिर वो बेचिए। आपको सिर्फ यहाँ आके ये पढ़ाई करनी है कि एग्जैक्टली IMF है क्या, IMF को रिप्रेजेंट कौन करता है, IMF में कौन कौन जाके बैठता है, कितने लोगों की टीम है, ठीक है। ये होने के बाद वर्ल्ड बैंक का पढ़ाई कीजिए, ये होने के बाद फेडरल रिजर्व चेक कीजिए US का, फिर जो डॉलर छापता है, डॉलर पूरी दुनिया का रिजर्व करेंसी है, कब फॉर्म हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे है, ठीक है। डॉलर का आपको अगर पढ़ाई करना है, फेडरल रिजर्व का पढ़ाई करना है, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं। सबसे बेस्ट बुक है द क्रीचर फ्रॉम जैकल आइलैंड, वो आप पक्का पढ़िएगा, तब आपको समझेगा कि क्या सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम चीज़ है और कहाँ से शुरू हुई, क्या गोल्स हैं और आगे जाके क्या होगा, ठीक है। तो इस अच्छे नोट पे मैंने आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, आप पक्का पढ़िएगा द क्रीचर फ्रॉम जैकल आइलैंड। दिस इज नॉट एन एडवर्टीजमेंट, दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट टू यू, और सजेशन पकड़ लीजिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइस मैं देता ही नहीं हूँ, तो ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पजेस के लिए आपको बोल रहा हूँ, रिसर्च पर्पजेस के लिए बोल रहा हूँ। पक्का बुक्स पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए इन टॉपिक्स पे, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, फ्रैक्शनल रिजर्व, फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम, सारा अच्छे से सार इसका सब अच्छे से पढ़ लीजिए, तब जाके आपको अगले स्टेप्स में और इन चीज़ों का अहमियत पता चलेगा। ये जो B से वर्ड शुरू हो रहा है बिटकॉइन, और दूसरा B से वर्ड शुरू होता है ब्लॉकचेन। तब तक के लिए एक काम करते हैं, मैं जल्दी से coinmarketcap.com रिफ्रेश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि 30 अगस्त 2021 को रात को 8:45 बजे बिटकॉइन था $47,846 पे। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आपको अलविदा कहता हूँ आज के लिए। कल के एपिसोड में पक्का मिलेंगे, क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक करेंगे और मार्केट अपडेट भी देखेंगे, और बीच बीच में कुछ ना कुछ ज्ञान यहाँ वहाँ से मुझे सूझेगा, वो मैं बताते रहूँगा आपको। तब तक के लिए बाय द टिप्स एंड ऑर्डर, बाय गाइस।